पवन और सोनू दो सगे भाई थे। उनकी माँ ने मरने से पहले पवन को सोनू की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि पवन चतुर था और सोनू बहुत ही सीधा। मेरे बच्चों, मेरा अंत समय आ गया है और मुझे सोनू की चिंता होती है। वो बहुत सीधा साधा है, उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा, और ऊपर से वो एक पैर से अपंग भी है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। मेरा समय अब आ गया है। मैं तेरे बापू के पास जा रही हूँ। पवन, सोनू की जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़कर जा रही हूँ। जो हमारा खेत है उसमें खेती बाड़ी करना और अपना जीवन व्यतीत करना। सोनू का ध्यान रखना। ये कहकर सोनू की माँ का देहांत हो जाता है। सोनू को बहुत दुख होता है। पवन को माँ के जाने का दुख तो होता ही है, परंतु उसको बहुत खुशी भी होती है कि उसके पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया है और अब उसका जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से होगा। माँ गई तो गई, पर अपनी सारी जिम्मेदारी मुझको सौंप कर चली गई। इस अपंग सोनू को मैं कब तक अपने ऊपर रखूंगा? मेरा भी परिवार होगा, मेरे भी बच्चे होंगे, तो क्या मैं जीवन भर इस बेवकूफ सोनू को अपने साथ रखूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पवन सोच रहा था कि वो सोनू को अपने से कैसे दूर रखे। तभी उसके खुराफाती दिमाग में एक उपाय आता है और वो सोनू को आवाज देता है। देख सोनू, माँ तो हमें छोड़कर चली गई और तेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ गई। अब इतना बड़ा खेत है, इसको मैं कैसे अकेला संभाल सकता हूँ? मुझे तो खेती करनी भी नहीं आती। भला इतने बड़े खेत में खेती कैसे की जाती है, ये तो मुझे आता ही नहीं, क्योंकि मैंने तो माँ के साथ कभी खेती की ही नहीं थी। पूरा दिन तू ही उनके साथ खेती बाड़ी में लगा रहता था। माँ मुझे खेती करने ही नहीं देती थी, बस पढ़ाई करवाती रहती थी। भैया, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं पूरा खेत संभाल लूंगा। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सोनू, तुम कितने अच्छे हो। तुमने खेतों की जिम्मेदारी लेकर मेरे ऊपर से बड़ा बोझ हटा दिया। तुम खेत संभालो, मैं पढ़ाई संभालता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं अब खेत पर जाता हूँ। सोनू कड़ी धूप में खेती करता है। वो खेत में चने की दाल और गेहूं उगाता है, जो कि बहुत ही अच्छी फसल के रूप में उभर कर आते हैं। उन्हें देखकर सोनू बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। वो भागा भागा पवन के पास जाता है। अरे थम जा, क्यों भागे जा रहा है? ऐसा क्या आसमान फट गया जो तू इतनी बुरी तरह से भाग रहा है? वैसे तो चला भी नहीं जाता, अब देखो हवा से बातें करता हुआ भाग रहा है। भैया, बात ही कुछ ऐसी है। देखो, मेरी मेहनत रंग लाई। गेहूं की बनियां कितनी अच्छी हुई हैं। हवा में ऐसी लहरा रही हैं जैसे सोना। चने की दाल और गेहूं बहुत ही अच्छे हुए हैं इस बार। अच्छा, सच में? पवन जब खेत में गेहूं और चने की दाल को देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है और उसके मन में लालच आ जाता है। अगर ये सोनू यहाँ पर रहा तो इसको मुझे आधा हिस्सा देना पड़ेगा। क्यों ना मैं थोड़ा सा चना और गेहूं देकर इसको रफा दफा कर दूं। देख सोनू, तूने मेहनत की, ये बहुत अच्छी बात है, पर मैं कब तक तेरा बोझ उठाऊंगा? तू अपने हिस्से के चने और गेहूं लेकर यहाँ से मेरा पिंड छोड़। भैया, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? माँ ने मुझे और तुम्हें साथ रहने के लिए कहा था। माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब तू भी मेरी जिंदगी से रफा दफा हो जा। पवन सोनू को धक्के मारकर भगा देता है। सोनू परेशान होकर एक नदी के किनारे बैठा होता है। तभी उसका दोस्त अनिल वहां आ जाता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। सोनू सारी बात अनिल को बता देता है। अनिल उसकी परेशानी समझकर उसको अपने साथ घर पर चलने के लिए कहता है। यार, मुझे अपने भाई से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे घर से ही निकाल दिया। अब मैं इस दुनिया में किसके सहारे जीऊंगा? ये मुट्ठी भर गेहूं और मुट्ठी भर चने लेकर मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? गलती तो वैसे भाई की भी नहीं है। मुझे जैसे अपंग और मंदबुद्धि को भला वो अपने साथ रखेंगे भी तो क्यों?
तू फिक्र क्यों करता है? तू मंदबुद्धि नहीं है, बल्कि बहुत सीधा है और हर किसी को अपनी खासियत के बारे में पता नहीं होता। करूं भी तो मैं क्या करूं? तू चिंता मत कर, मेरे घर चल। मेरी माँ ने आज दाल पकवान बनाई है, आजा तुझे खिलाता हूँ। सोनू के बहुत मना करने पर भी अनिल सोनू को अपने साथ ले जाता है और घर ले जाकर दाल पकवान खिलाता है, जो सोनू को बहुत पसंद आती है। ये तो बहुत अच्छी है, जी कर रहा है बस खाए जाऊं। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। मेरे दिमाग में एक उपाय है, क्यों ना तू इन दाल और गेहूं का उपयोग दाल पकवान बनाने के काम में ले। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई जगह भी नहीं है। तू इसकी चिंता मत कर, उसका जुगाड़ मैं करा दूंगा। अनिल सोनू की मदद करता है और उसकी मदद से सोनू दाल पकवान बनाता है, पर वहाँ पर कोई भी ग्राहक दाल पकवान खाने नहीं आता। तभी एक बुढ़िया वहाँ पर आती है और उससे खाना मांगती है। माई, आज ही दुकान शुरू करी है, कोई भी ग्राहक नहीं आया। आप आई हो मेरी पहली ग्राहक, आपको मैं दाल पकवान जरूर खिलाऊंगा। पर बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास तो बहुत कीमती चीज है और वो है आपका आशीर्वाद। आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए और ये दाल पकवान खाइए। बुढ़िया दाल पकवान खाकर बहुत खुश होती है और वो अपनी पोटली में से थोड़ी सी चने की दाल निकालकर, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर हाँ, ये चने की दाल है, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लो और इसे अपनी दाल में मिला लेना। ये कहकर वो चली जाती है। अगले दिन सोनू फिर से दाल पकवान बनाता है और बुढ़िया के दिए हुए दाल के दाने उस दाल में डाल देता है। जैसे ही दाल बनती है तो ग्राहकों की लाइन लग जाती है और शाम तक उसकी बहुत आमदनी होती है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मुझे तो विश्वास नहीं होता, एक ही दिन में मुझे कितनी आमदनी हो गई। कल रात तक तो एक भी ग्राहक नहीं आया था। ये सब तुम्हारी नेकी का बदला है। तुमने उस बुढ़िया को जो खाना खिलाया था, उसके बदले में जो दाल उसने दी थी, ये उसी दाल का प्रभाव है। वो दाल के रूप में तुम्हें आशीर्वाद दे के गई है, जिससे तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी कमाई होगी। अब ये दाल पकवान जादुई बन चुका है। सोनू ये जानकर बहुत खुश होता है और वो अपना परोपकार जारी रखता है। दाल पकवान सबको पेट भर के खिलाकर जब शाम को दाल पकवान बच जाता है तो वो उसे उन लोगों में बांटता है जिनके घर में उस दिन चूल्हा नहीं जला होता। वो गरीब लोगों में ये सारा दाल पकवान बांट देता है। अब वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है और अमीर बन जाता है।